सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय पढ़ रहे हम 8 नंबर प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। कल हमने एक स्पेशल वीडियो पे बात की थी आखेट। ठीक है, आखेट कैसे होता है, किन क्षेत्रों में होता है, ये हमने सारी बातें की थी। और मैं आशा करता हूँ आप नक्शा लेके आगे होंगे और नक्शे के अंदर आपने उन क्षेत्रों को भरा होगा, क्योंकि अगर भरोगे तो ही आपको याद रहेगा। और जल्द ही आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, आपके टेस्ट हुआ करेंगे। अभी 6ठी से लेकर 8वीं 9वीं तक की क्लासों के टेस्ट चल रहे हैं, इसके बाद जस्ट आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो तैयार रहिए, जो मैटर आपको पढ़ाया है उसको तैयार रखना है, पढ़ना है, साथ साथ में टेस्ट होगा, पूरे पाठ के अंदर से टेस्ट बनेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, सेम उसी प्रकार, चाहे वो पॉलिटिकल का है, चाहे ज्योग्राफी का है, चाहे हिस्ट्री का है, अंदर पूरी किताब पढ़नी है, सारा चिट्ठा ऐसे नहीं पीछे पीछे प्रश्न वाला पढ़ लो। अंदर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, छोटे प्रश्न होंगे जैसे अति लघुतरात्मक, फिर लघुतरात्मक और बड़े प्रश्न। तो जल्द ही आपका 20-20 नंबरों का टेस्ट होगा, तो तैयार रहिए आप सारे विद्यार्थी। जो जो आपको पढ़ाया जाता है, वैसे हम 7 पार्ट क्लियर कर चुके हैं बढ़िया तरीके से। देखो, कम से कम हमने 2 महीने लगा दिए इन 7 पाठों में। तो आप भी जैसे जैसे इसके नोट्स बनाते जाओ, साथ साथ में जैसे पढ़ा दिया ना उतना नोट्स बनाओ, फिर उसको याद करो। फिर ज्योग्राफी के अंदर 100 नंबर बनेंगे और 100 नंबर बनाने हमें ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल में 100 बनाने, बड़े आसान काम है। अभी मैंने आपको उदाहरण एक दिन दिया था, यानी मैं खानवाली से बिलोंग करता हूँ और खानवाली में स्कूल है सरस्वती चिल्ड्रन, वहां हम पढ़ाते हैं। तो वहां क्या है कि एक बच्चे के 97% नंबर है 12वीं के अंदर, 97%, ज्योग्राफी में 99, हिस्ट्री में 99, पॉलिटिकल में 98, इतने नंबर बनाए हैं इसने, टोटल 97 नंबर। देखो, तो एक टीचर पढ़ाता है, उसके साथ आपकी मेहनत होनी चाहिए। और बड़ी बात देखो, आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट की क्लास मिलती है, एक टॉपिक होता है और एक टॉपिक के आप नोट्स बना लो और अच्छे तरीके से पढ़ो। कौन कहता है नंबर नहीं बनता? 101% नंबर बनते हैं। बस टीचर के साथ तालमेल होना चाहिए, टीचर जैसे कहता है वैसे आपको पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल का उतना ही यूज करो जितना आपको पढ़ना है, नहीं कि एनी टाइम आप कभी व्हाट्सएप चला रहे हो, कभी फेसबुक चला रहे हो, कभी पोस्ट डाल रहे हो, कभी कुछ की। उन चीजों से बचना पड़ेगा अगर आपको नंबर बनाने हैं। अगर नंबर नहीं बने तो आपको पता है समाज में नंबरों की वैल्यू होती है। 12वीं के बाद आप कोई भी काम करोगे, आपके नंबर आपके काम आएंगे, आपकी डिग्री आपके काम आएगी। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, उसी टारगेट से मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने लगा हूं। तो देखिए, कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय, कल आखेट की बात की थी। आज हम बात करते हैं संग्रहण। इसकी बात है संग्रहण। मैंने बहुत बार आपको बता दिया, संग्रह करना। ठीक है, मानव पहले क्या करता था? भोजन, भोजन जिसमें कंदमूल, फल, जड़ें, पत्तियां, ठीक है, इन सब का संग्रहण किया जाता था। आज भी आप देख लो, आपके घरों में गेहूं है ना, गेहूं पड़ी होगी, या कभी ऐसा होता है खेत में गेहूं निकाली और सारी बेच के आ जाते हैं, 2-3 किलो रखते हैं? होता है ऐसा? नहीं होता। कम से कम हम 5 से 10 क्विंटल रखते हैं परिवार के अनुसार। अगले 1 साल का कोटा रखते हैं, ताकि आगे क्या स्थिति बनती है, ठीक है, तो उस हिसाब से संग्रहण किया जाता है। वो क्या है संग्रहण? आज भी हम गेहूं का संग्रहण करें, कहीं आपको थोड़े से जौ मिल जाएंगे घर पे, कुछ सरसों मिल जाएगी, हमें पता है भी 1 साल तक हमें सरसों का तेल चाहिए, वो मिल जाएगा। जो भी आपके मूंग वगैरह कोई है, हम उनका संग्रहण करते हैं कि नहीं करते? वो इकट्ठा करके 1 साल तक रखते हैं, और नई जैसे फसल आ जाती है हम इसको बेच देते हैं, जब बच गई तो, और नहीं बची तो। वैसे क्या करता था मानव पे? एक तो भोजन के लिए करता है, कंदमूल, फल, जड़ें, पत्तियां, इन सब का वो संग्रहण करता था। ठीक है, वो क्या हो गया? संग्रहण हो गया। तो छोटी सी, कोई ज्यादा मुश्किल परिभाषा नहीं है, आर्थिक दृष्टि से ये है नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इनकी इंपॉर्टेंट बात कि इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनके जो क्षेत्र है वो देखिए। सबसे नंबर 1 है मलाया। कल मैंने आपको बताया था नक्शे के अंदर, मलाया प्रायद्वीप में सीमांग और स्काई जनजाति, मलाया प्रायद्वीप में सीमांग व स्काई जनजाति है, इनका काम है संग्रहण करना। ठीक है, तेंदू के पत्ते हैं और बहुत सारे, जैसे तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है, ठीक है, ये संग्रह करते हैं और फिर बाजार में बेचते हैं। तो एक तो सीमांग और स्काई जनजाति, इनका काम क्या है? संग्रहण करना है। ठीक है, फिर 2 नंबर पे आती है अमेजिंग बेसिन। ठीक है,
अमेजन बेसिन, ये मैंने बताया था जहां दक्षिणी अफ्रीका है ना, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका तो जहां महाद्वीपों को जानते हो, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में यहाँ अमेजन नदी बहती है, यहाँ से अमेजन नदी निकलती है और ऐसे क्षेत्र में बहते हुए इधर ये अटलांटिक महासागर है, इस आकार का अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, ठीक है। पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर, इसमें जाकर गिरती है। और आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी नदी अपवा की दृष्टि यानी बहाव की दृष्टि से अमेजन नदी, यानी चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। और विश्व की सबसे लंबी नदी है वो मिस्र की नील नदी है, ध्यान रखना, वो मिस्र से निकलती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। वो अमेजन बेसिन है, वहां कौन सी जनजाति है? बोरो जनजाति, अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति, कल भी मैंने आपको बताया था। फिर 3 नंबर पे कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन जनजाति, कालाहारी, ये अफ्रीका का मैंने कालाहारी मौसम बताया था, बुशमैन जनजाति वो करती है। और एक पर्वतीय क्षेत्र जहां भी है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे हैं तो वहां पे उनको खूब सारी कंदमूल वगैरह, फल वगैरह, लकड़ियां वगैरह सब मिल जाती है, तो पर्वतीय क्षेत्र जितने हो गए सारे। और एक आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में, ठीक है, यहाँ होती है दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब क्योंकि मोबाइल में इतना साफ देख नहीं पाते, उससे नहीं छोटे दिखते हैं, तो मैं आपको नक्शे से सारी बातें बता दूं क्या है, स्पेशल नक्शा लाके, लेकिन क्या कि थोड़ा एक तो नक्शे के अंदर ही आपको तक एकदम विश्व का नक्शा देखो ना, बारीक बारीक आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं, और फिर अपने कैमरे से इतना ज्यादा होता नहीं है। तो जब भी कभी ऑफलाइन क्लासें हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी हो सकता है अगले महीने से स्टार्ट हो जाए, तो उसमें आपको पूरा नक्शे के बारे में विचित्र रूप से बताया जाएगा ताकि आपके दिमाग में समझ आए। तो मलाया, अमेजन, कालाहारी पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया में संग्रहण क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला देखो, तीसरा आता है मछली पकड़ना। और भी आपको बता देता हूं, जैसे संग्रहण सारा कुछ हो जाएगा, इसमें पढ़ लेना, रबर वगैरह, गोंद वगैरह बनाने का काम सारा। अगला आता है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, क्या हमारे राजस्थान में मछली पकड़ते हैं? ध्यान रखना, मछली वहीं पकड़ी जाएगी यहाँ समुद्रीय इलाका है, समुद्री तट का जो किनारा है वहीं मछुआरे मछली पकड़ते हैं। बीच में कहीं जैसे झील वगैरह अगर बड़ी है तो उसमें मछली पकड़ी जाती है, या बाकी नहीं पकड़ी जाती। ज्यादातर मछलियां काम होती है समुद्र के किनारे, जो समुद्र तट के किनारे है, ठीक है, वहां पकड़ी जाएगी, तो इसके क्षेत्र भी काफी हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये तो आपको पता ही है कि मछली पकड़ने के लिए कई लोग तो जैसे आटे वगैरह की लुगदी डालते हैं, कोई खिलौने वगैरह की चीजें डाल के और मछली पकड़ने का काम करते हैं, वो है। इनके मेन देखने वाली है क्षेत्र, तो मछली कहां पकड़ी जाती है? शीतोष्ण, ठीक है, समुद्र के इलाकों में पकड़ी जाती है। कहां? जब जो जल की धाराएं, ठंडी जल धाराएं और गर्म जल धाराएं मिलती है, जल धाराएं मिलती है। अब ये धाराएं क्या होती है? पवने होती है। ये देखो, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये ऊपर वाली रेखा होगी, ठीक है, अलग अलग, ये 90 डिग्री होगी, 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री मकर रेखा, नीचे की तरफ मकर रेखा है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत आ गया, और 90 डिग्री। जब ये ध्रुव ठंडे होते हैं, जब इधर से जो हवाएं आएगी ना, हवाएं जितनी भी ये जो धाराएं आएगी, जल की धाराएं, हवाएं साथ में क्या रहती है? जल लेके आती है, ये इधर की तरफ आएगी, वो ठंडी होगी साइड। और इस भूमध्य रेखा में मैंने कहा था उच्च तापमान होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी ना, वो गर्म जल धाराएं, क्योंकि गर्म क्षेत्र होगा, यहाँ से धाराएं की गर्म आएगी। जब जहां भी ये गर्म और ठंडी धाराएं मिलेगी, ज्यादातर इस शीत कटिबंध क्षेत्र में मिलती है, शीत कटिबंध क्षेत्र है ना, यहाँ मिलती है। इधर से गर्म और इधर से ठंडी जहां मिलेगी, वहां सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती है, क्योंकि उनको वातावरण अनुकूल मिल जाता है मछली को। नहीं तो ज्यादा पानी गर्म होता है और नहीं ज्यादा ठंड होता है, ऐसा वातावरण होता है, ऐसे यहाँ सिस्टम हो जाएगा। तो आप देखना, मैं क्षेत्र बताऊंगा ना, सेम इन क्षेत्रों में आएंगे यहाँ पे। तो गर्म और ठंडी जल धाराएं जहां मिलेगी ना, वो सबसे अनुकूल होता है मछली पकड़ने के लिए, और मछली वहां सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है।
अब देखो कहां कहां क्षेत्र है, अभी बता देता हूं क्षेत्र। देखो उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर तटवर्तीय, तटवर्तीय क्षेत्र। अब मैंने बताया तटवर्तीय का मतलब होता है समुद्र का जो तट होता है ना, ये समुद्र जल के लगता है वो तट हो गया। अब क्या कह रहे हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये देखो यहाँ पे अमेरिका आ गया, ये क्षेत्र हो गया और ये क्षेत्र हो गया, ये सारा उत्तरी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। यहाँ पे है कि नहीं है, क्योंकि दोनों धाराएं मिल रही है। 2 नंबर देखो उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, तटीय अमेरिकन क्षेत्र। भाई ये कौन सा हो गया, ये देखो, मैं इसको साफ करके आपको बता देता हूं। मैंने अभी जो बात बताई है एकदम क्लियर आपको, ठीक है। ये नक्शा तो दिखाई दे रहा है आपको 23.5 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है, उत्तरी अटलांटिक, यहां है ना, यहां ये अटलांटिक महासागर है, ये यहां प्रशांत महासागर है, यहां प्रशांत महासागर है, यहां हिंद महासागर है, यहां, ठीक है, और ये इधर ये भी प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है। अब ये देखो ये है उत्तरी अमेरिका, मैंने बताया था ना आपको, ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया आपका क्षेत्र कौन सा, उत्तरी अमेरिका। अटलांटिक है ना उत्तर में, ये अटलांटिक महासागर दक्षिण में हो गया, ये उत्तर में हो गया। उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, ये अमेरिका हो गया, यहाँ पर ये क्षेत्र आया जाता है। और विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ एक डागर बैंक है, सबसे ज्यादा मछलियां हैं यहाँ। क्यों, क्योंकि इतना जबरदस्त सिस्टम है कि यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जल धारा और एक लेब्राडोर धारा है, 2 ठंडी तो आती है लेब्राडोर और गर्म आती है गल्फ स्ट्रीम जल धारा, दोनों यहाँ पे मिलती है। तो इतनी सबसे ज्यादा यहाँ पे एक बैंक, यानी कह सकते हैं डागर बैंक बना हुआ है। डागर बैंक का मतलब मछलियों का एक बैंक है, इतनी सारी मछलियां यहाँ पे। वो क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र। तीसरा देखो उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, ये कौन सा है, देखो मैं अभी आपको बताता हूं। अब आपको याद रहना चाहिए कि यूरोप है कहां पे, देखो ये यूरोप है कि नहीं, और ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये यूरोप हो गया। अटलांटिक महासागर में मछलियां तो होगी, महासागर है। ये देखो यूरोप का उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, दिशा कौन सी, उत्तर पश्चिम, ये यहाँ पे, और वही क्षेत्र आ गया, मैंने शीतोष्ण बताया था, यहाँ मछलियां पकड़ी हो जाती है। क्षेत्र आ गया ना, तो ध्यान रखना ये क्षेत्र हो गया। 4 नंबर क्या है, जापान सागर क्षेत्र, जापान सागर क्षेत्र, ये जापान है यहाँ पे, ये एशिया के पास यहाँ पे द्वीप है जापान। अब जापान के इधर भी महासागर लगता है, तो जापान सागर। आपसे पूछे विश्व में सबसे ज्यादा मछलियां कहां पकड़ी जाती है, इस जापान क्षेत्र के पास पकड़ी जाती है, यहाँ सबसे ज्यादा। 2 नंबर पे भारत में पकड़ी जाती है, क्योंकि भारत में मछुआरे बहुत सारे हैं और ये तट लगता है गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। तो इस क्षेत्र जापान और हांगकांग है इसके पास, जापान और हांगकांग में विश्व की सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती है। तो ये 4 क्षेत्र याद रखना, क्योंकि तट याद रखना बस, उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र और जापान सागर क्षेत्र। मैंने सारे आपको नक्शे के माध्यम से बता दिए। अभी अगर आपके याद नहीं होंगे तो वो आपकी कमी होगी, और कमी नहीं रखनी है, ध्यान रखना, कमी रखनी नहीं है, तैयारी करनी है खूब सारी। इसके बाद आता है पशु चारण, पशुओं का चारण। देखो पशु चारण अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक तो पशु घर पे रख के पाले जाते हैं, एक पशु होते हैं पशु को चल फिर कर पाला जाता है, ठीक है, चलते फिरते चलवासी, जिसे पशु चारण कहते हैं। नंबर 1 सबसे पहले बात करें पशु चारण। तो पशु चारण की बात करें तो कहीं भी हो सकते हैं पशु चारण। तो एक तो होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये नाम आते ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में भी होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र है वहां भी पशु चारण होता है, जहां चरागाह की व्यवस्था होती है, बहुत सारे पठार है वहां भी होती है, इन जगह सब पशु चारण। क्योंकि मनुष्य कृषि के साथ साथ जो मृष
आपने नाम सुना होगा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब क्या है? मनुष्य कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करता है, वो पशुचारण की यानी वो मिश्रित कृषि होती है। पशुचारण चल फिर के पशुओं को चराना अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। तो अब देखो पशुपालन के प्रमुख मुख्य क्षेत्र कौन कौन से, वही बात नक्शा अगर आपको पता है तो आपके दिमाग में आ जाएगा। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, देखो पशुचारण तो घास के मैदानों में होगा, और घास ऐसी नहीं हमारे खेतों में नरमों में खड़ी होती थी, एक एक घंटी घर पे लेके आते हैं घास। घास का मतलब है जैसे अपनी तो ऐसी है, इतनी है ऐसे, ठीक है। घास का मतलब इतनी बड़ी, जैसे मैं खड़ा हूं ना, इतनी इतनी बड़ी घासें हैं इन क्षेत्रों में। कुछ विश्व के कुछ 5 से 10 मैं घास के मैदान बताऊंगा, यानी मैं जितना खड़ा हूं इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं और बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। नंबर 1 बता दिया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखो ये पाए कहां जाते हैं, मैं फिर नक्शा बना देता हूं थोड़ा सा। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये नक्शे बिना समझ में नहीं आएगी कहानी, मैं आपको पहले बता देता हूं, थोड़ी थोड़ी चर्चा लेके चलेंगे अपने। दक्षिण में ध्यान रखना मकर रेखा है, जो अपने उत्तर में कौन सी है, हम कर्क रेखा के पास हैं। और ये ध्यान रखना ये तो है आर्कटिक वृत्त, या कह सकते हैं आर्कटिक रेखा है। ये 66.5 डिग्री अंटार्कटिका वृत्त या अंटार्कटिका रेखा कहते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर है क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप किधर है, नीचे है, और उत्तर में आर्कटिक महासागर भी है, महाद्वीप भी है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 0 से 5 डिग्री तक पाए जाते हैं। अब नाम आ गया ना, 23.5 से 23.5 डिग्री भी उष्णकटिबंध है, बस नाम ये याद रखना, तुरंत यहां चले जाना। तो 0 से 5 ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। ये क्या कह रहा है आगे, यहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। अच्छा 5 से ये 5 से 30 तक फैला हुआ है, ठीक है, सॉरी 5 से 30 तक फैला हुआ है। 0 से 5 नहीं, आगे आएगा 0 से 5 वाला, यानी इस 5 डिग्री से लेकर और यहां जो 30 डिग्री आती है यहां तक, और ये 5 डिग्री से 30 डिग्री यहां ये मैदान होते हैं। यहाँ बारिश होती है 100 सेंटीमीटर के आसपास, यानी 100 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और यहाँ पे घास की जो ऊंचाई है वो 1.8 से 3 मीटर तक के बीच होती है। ऊंचाई 1.8 फुट्टा होता है ना, प्लस पे जो बड़े वाला फुट्टा वो 1 मीटर का होता है, ठीक है। इसका मतलब 3 मीटर लगभग, ये इतना बड़ा फुट्टा होता है, ये इतना इतना और इतना, देखो इतनी बड़ी घास होती है, यानी ऊंचाई इनकी 1.8 से 3 मीटर के आसपास होती है। ये कहां पाए जाते हैं, देखो ये पाए जाते हैं सवाना, ठीक है, घास के मैदान। मैं आपको बता देता हूं, अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में एक देश है सूडान, सूडान में सवाना क्षेत्र है, वहां घास के मैदान है, ठीक है। फिर वेनेजुएला में लानोस, दक्षिणी अमेरिका में यहाँ एक देश है वेनेजुएला, ठीक है, यहां लिख देता हूं सीधा। सूडान के अंदर पाया जाता है कौन सी घास, सवाना। देखो मैंने अभी यहाँ लिखा है ना, ये 0 से 30 के बीच आ रहा है ना, ये वेनेजुएला लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा नीचे वेनेजुएला, ये भी 0 से 30 के बीच आ रहा है। वेनेजुएला में कौन सी घास पाई जाती है, वेनेजुएला, तो वहां पाई जाती है लानोस घास के मैदान है, ये क्षेत्र का नाम है, और जहां घास पाई जाती है वो उस नाम से प्रसिद्ध हो गया। ब्राजील में पंपास, पंपास या पंपास, यहाँ पे ये ब्राजील है, ब्राजील में पंपास पाया जाता है। और विश्व के सबसे ज्यादा पशु कहां पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का ये, यहाँ पार्कलैंड दक्षिणी अफ्रीका, टीम है ना दक्षिण अफ्रीका, और ब्राजील कुर्बान की है पार्कलैंड, ठीक है। पार्कलैंड के नाम से भी प्रसिद्ध है और वेल्ड के नाम से भी प्रसिद्ध है, वेल्स के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय, सिर्फ उष्ण, यानी 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है ना, वो घास के मैदान है। सूडान अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान है। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका में लानोस घास के मैदान है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में पंपास घास के मैदान है। और दक्षिणी अफ्रीका
जो ये टीम ही आपको पता है अफ्रीका के अंदर है, पार्कलैंड या ब्लैक घास के मैदान पाए जाते हैं। और घास की ऊंचाई कितनी होती है 1.8 से 3 मीटर, यानी बोर्ड आता है ना, बोर्ड से थोड़ी सी बड़ी होती है, इतनी बड़ी बड़ी घास होती है। और वहाँ बारिश कितनी होती है 100 सेंटीमीटर या उससे कम। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। आगे भी कुछ और घास के मैदान है, उनके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो हम इतना ही बात करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहना। मैंने बता दिया कुछ ही दिनों बाद आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो सारे के सारे इस प्रकार में क्वेश्चन दूंगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस किस के अंदर आते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए बढ़िया तरीके से।